हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चंस की। और डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप पीजीटी की तैयारी करें, DSSS की तैयारी करें, KVS NVS, सब में ही हेल्पफुल रहेगा। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको वहां भी फायदा करेगा। लेकिन ये वीडियो हमने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं पूरे प्रीवियस पेपर के हैं, बीएड के प्रीवियस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लगाए हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए। Which of the following organization issues the rules of global trade? World Trade, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? बताइए। देखिए आप लोग जितने भी देखते हैं सब लोग कमेंट करा करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मन नहीं करता। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा आप भी करिए। एक लाइक करने से या फिर कमेंट करने से क्या चला जाएगा आपका? आपको ये करना है, ठीक है। इससे आपकी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस में आएगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ट्रेड रिलेटेड, ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको देखती है, ठीक है, और उनके लिए रूल्स बनाती है जिससे कि किसी भी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, an individual demand curve slopes to the right because of the working of the law of diminishing marginal utility, substitution effect of decrease in price, income effect of fall in price, या फिर all of the above? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और सब लोग करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये राइट स्लोप की बात करा है, तो राइट स्लोप क्यों ये शो करता है? ये इसलिए बताता है कि देखिए जो किसी प्रोडक्ट की जो भी यूटिलिटी है वो कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग में जाती है। क्यों? जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी शुरू में हमारे लिए हाई होती है। फिर जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसको हाफ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the price of goods increases then demand for complementary goods will decrease, demand for substitute goods will increase, demand for the goods will increase, या फिर both B and C? जल्दी बताइए, आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन और 2 से 3 बार आया है। जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि है बोथ बी एंड सी। देखिए जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पर जो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है उसके डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग स्विच ओवर करना शुरू कर देते हैं। और जो भी वो प्रोडक्ट है जिसके प्राइस बढ़े हैं वो उनकी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज कर लीजिएगा, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। बढ़ेगी नहीं, घटती है, ठीक है। उसकी डिमांड तो घटना शुरू हो जाएगी ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि टी और शुगर। अब देखिए टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग शुगर भी खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि जब टी नहीं है तो वो शुगर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ऐसे ही कोई, जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल। अब पेट्रोल के दाम बढ़े तो लोगों ने बाइक उस परचेस करना थोड़ा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल के ही दाम इतने बढ़ गए हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनकी भी क्या हो जाती हैं, ये भी डिक्रीजिंग में होगी, जबकि इंक्रीज कहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट competition a firm even after incurring loss continues production till price equal to AC, प्राइस इक्वल टू AFC, प्राइस इक्वल टू ABC, या फिर प्राइस इक्वल टू TC? बताइए। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में?
जल्दी बताइए। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इनकर लॉस कंटिन्यूस प्रोडक्शन टिल, यानी कि एक कंपनी तब तक अपने प्रोडक्शन को करती है जब तक उसका प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं हो जाता, वो तब तक लॉस को बियर करेगी। जब तक उसकी जितनी भी कॉस्ट लग रही है उतना वो नहीं ले लेती, लेकिन कॉस्ट जा जाए और उसकी अर्निंग कम है तब वहां पे वो स्टॉप कर देगी। तो ये उसकी लास्ट स्टेज होती है, प्राइस इक्वल टू टीसी, तब तक वो अपना प्रोडक्शन जारी रखती है, फिर चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, in pure monopoly, what is the relation between the price and the marginal revenue? Price is greater than the marginal revenue. Second option is price is less than the marginal revenue. And third is there is no relation. Fourth है they are equal. बताइए क्या होगा मोनोपोली में? देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर दीजिए बीच बीच में, और प्लीज शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये 1000 की सीरीज काफी लंबी चलेगी। डेली हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर शायद मुझे बीच में ही खत्म करनी पड़े, मैं आगे फिर इतना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस की एक ही क्लास लिया करूंगी 6 बजे, क्योंकि दो दो क्लास लेना क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना होता है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, दे आर इक्वल। मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, इक्वल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर फर्म तो है नहीं मार्केट में, एक फर्म होती है और यहाँ पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशन होता है इक्वल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is a characteristic of the pure monopoly? Low price elasticity of demand, low barriers of entry, close substitute product, या फिर perfect information? बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्योर मोनोपोली की? देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्योर मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, डिमांड जो होती है हमारी इलास्टिसिटी और प्राइस की, वो क्या होती है, लो होती है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, या फिर नन ऑफ दिस? आंसर करिए। जल्दी बताइए। देखिए आंसर है ए, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कस्टमर जो होता है वो इस तरह से अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी उसको जो प्रोडक्ट है उसकी से यूटिलिटी उसकी कितनी हो, मैक्सिमम हो, इसलिए वो इस अकॉर्डिंग वो अपनी लास्ट यूनिट जो होता है या लास्ट कंजम्पशन जो है वो इस तरह से करता है अपना। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन पे इस तरह से जाता है कि वहां पर उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, उस सब्स्टिट्यूट पर वो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, या फिर आ गाइड टू नेशन? एग्जाम में बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2019, 2018 एंड 2020 इन 3 साल से लिए हैं, यानी कि तीनों साल ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ये बुक जो है अगर हम बात करें तो पब्लिश हुई थी 1819 में। इस बुक के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, और इसमें जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है
कॉस्ट और डिमांड साइमल्टेनियसली, कॉस्ट ऑफ डिमांड से हम प्राइस को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है और क्या डिमांड आ रही है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस उसको बढ़ेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस उसके कम कर दिए जाएंगे। उसी तरह से अगर कॉस्ट ज्यादा लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी ज्यादा होंगे, और अगर कॉस्ट कम लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी कम होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरली डिमांड एंड इनकम रिलेटेड। अब डिमांड और इनकम में किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव या फिर अपोजिट? जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और अगर इनकम घट रही है तो डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंस करते हैं और डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। फिर क्या है, हम सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट की ही डिमांड करेंगे। इसलिए इनकम और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है if the price elasticity of demand is zero, then demand line is parallel of y, parallel of x, falling from upper to lower या फिर rising from the bottom? बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में। और आप, एक तो लोग भी कम है, और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग कम है, लेकिन फिर आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट तो करिए आप, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से और क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड करिए, कुछ कहते हैं बहुत हार्ड है। तो जब मुझे पता नहीं चलेगा कि ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बता पाऊंगी आपको। और वैसे मेरा पैटर्न हमेशा वही रहा है कि एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। और एग्जाम में अगर इजी पूछे जाते हैं तो मुझे इजी डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर टफ पूछे जाते हैं तो टफ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी है या बहुत टफ है। राइट आंसर है इसका ए। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, तो पैरेलल में ही जाएगी डिमांड लाइन, क्योंकि डिमांड की साइड तो वहां पर उनको मूवमेंट होगा ही नहीं इसका, अ, हमारी जो स्लोप जाएगा उसका, इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल ऑफ वाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर सॉल्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक? बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि सॉल्ट, इस पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस बढ़ेंगे तब भी सॉल्ट की डिमांड होगी, और प्राइस घटेंगे तब भी सॉल्ट की उतनी ही डिमांड होगी। सॉल्ट एक ऐसी चीज है ना डिमांड ज्यादा की जा सकती है और ना डिमांड कम की जा सकती है, यानी जितनी जरूरत है उतनी डिमांड होगी, फिर चाहे डिमांड हमारी, प्राइस हमारे बढ़े या फिर घटें। ठीक है, नेक्स्ट है which scholar gave the idea that the utility is measured, हिक्स, पैरेटो, एलन या फिर मार्शल? जल्दी बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मार्शल। और ये इन्होंने बताया था कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ रेंट थ्योरी, रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस? बताइए। देखिए रेंट थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। इन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी लैंड को यूज करते हैं तो उसके ओनर को रेंट देना होता है। ठीक है, या फिर जब हम कैपिटल यूज करते हैं तो वहां भी हमें रेंट देना होता है। तो इन्होंने बेसिकली कैपिटल और लैंड की बात की है इस थ्योरी में, तो और ये थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following factors does not affect work efficiency in any country, labor union, tradition, एजुकेशन या फिर स्नोफॉल इन अदर कंट्रीज? कौन से फैक्टर है जो वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे? जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर
ट्रेड जो लेबर यूनियन है वो अफेक्ट कर सकती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वर्क नहीं करेगी। ट्रेडिशन भी इफेक्ट करेगा क्योंकि हर कोई अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही कंफर्टेबल होगा काम करने में। और एजुकेशन भी इफेक्ट करेगी, वो उस हिसाब से मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा अगर वो उसी जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेटेड है, ठीक है। और स्नोफॉल की बात करें तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। स्नोफॉल का उसके वर्क एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कैपिटल इज एक्टिव सोर्स, ह्यूमन सोर्स, कंपलसरी सोर्स या फिर नॉन एक्टिव सोर्स। एक कैपिटल की क्या विशेषता है, कैपिटल कैसे आती है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी ह्यूमन सोर्स। क्योंकि कैपिटल जो होती है वो मैन मेड होती है, हम क्रिएट करते हैं, उसका क्रिएशन होता है कैपिटल का, एक गॉड गिफ्टेड नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ह्यूमन सोर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पब्लिक कैपिटल? स्विंग मशीन ऑफ हाउसवाइफ, कार ऑफ बिजनेसमैन, नेशनल हाईवे या फिर ट्रैक्टर ऑफ फार्मर। पब्लिक कैपिटल की तरह हम यूज करेंगे किसको? ये हमारा शायद 2018 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन सी होगा नेशनल हाईवे, ठीक है, सिंपल था इसका आंसर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट इन टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, टोटल यूटिलिटी में अगर इंक्रीमेंट होता है आफ्टर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट इस ऑफ गुड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, अगेन ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप? एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज चेंजेबल कॉस्ट कर्व। बताइए। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर यू शेप कर्व? नहीं होगा, ये नहीं पूछा है यहाँ पर। तो आपने ये ग्राफ बनाए होंगे, उसके बेसिस पर आपको पता होगा। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है यू शेप नहीं होता है, जबकि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, हम इस तरह से बनाते हैं, यू शेप होता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इस तरह से बनता है, और एवरेज चेंजेबल कॉस्ट भी इसी तरह से बनेगा उसका स्लोप। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? मार्शल, एली, माल्थस या फिर एडम स्मिथ। किसने ये लिखा था एक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन? जल्दी बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी माल्थस। माल्थस ने ये लिखा था, बहुत ही पॉपुलर है ये और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय मैनेजर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर साइंटिफिक ऑडिट, ऑडिट या ऑडिटर। बताइए। इंटरनल ऑडिटर के बारे में बहुत पूछा जाता है कि अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, दोनों के आंसर बताइए। देखिए अपॉइंट की बात करें तो मैनेजर्स होते हैं, और रिमूव की बात करें तो ये जनरल मीटिंग में सबकी सहमति से किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्री शुड बी एनालाइज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन कॉस्ट एंड मार्केट विच इज लेस या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। क्लोजिंग जो होती हैं एंट्रीज वो किस कैसे एनालाइज की जाती हैं? देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी। ये हम जो भी हमारे कॉस्ट होती है या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, दोनों को एनालाइज करते हैं, और जो भी लेस होती है उस पर दिखाई जाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे कि आपने हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग एंट्रीज हैं तो ये किस पे दिखाते हैं? मार्केट प्राइस और उसका कॉस्ट प्राइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, वो विच एवर इज लेस ऐसे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोस्टिंग? फाइंडिंग रिमेनिंग ऑफ
अकाउंट्स, कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फ्रॉम रिमेनिंग ऑफ अकाउंट, या फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंटिंग बुक, ये जिसको लेजर भी बोलते हैं, फ्रॉम जर्नल। बताइए, बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी। जब भी हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज फॉर्म्ड टू मैच कैश बुक एंड पासबुक, बैलेंस शीट, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट, लेटर, बिल्स रिसीवेबल, या फिर बिल्स पेएबल। देखिए इसका भी सिंपल आंसर है, बी होगा। बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट ये कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है, उसकी विश पर कि वो कब इसको प्रिपेयर करेगा। वो ये देखता है कि कैश बुक और पासबुक में बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए वो इस पे को प्रिपेयर करता है। इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियल ऑफ फाइलिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन कैपिटल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कि एक कंपनी में किस तरह का फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए, ये किस पर डिपेंड करेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये डिपेंड करेगा उस कंपनी के नेचर पे। अगर कंपनी में कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे मशीन का काम है या फिर हाईटेक काम है, तो वहां पर हमें फाइलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट वहां पे एंट्रीज कर देंगे कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे पेपर का वर्क ज्यादा होता है तो हमें फाइलिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। फिर ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं, वो भी ओल्ड सिस्टम के बेसिस पर, तब भी फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यू सिस्टम के बेसिस पर वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि सारे पेपर वर्क ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पर हमें फाइलिंग सिस्टम उस हिसाब से रखना पड़ेगा, छोटा या फिर रखना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर किस तरह से है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम फाइलिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करें, क्योंकि फाइलिंग सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु कैन कैंसिल द चेक, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर, या फिर ऑल ऑफ दीज। एक चेक को कौन कर सकता है ड्रॉ, कैंसिल। देखिए एक चेक को सिर्फ कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है, जिसने उसको लिखा है। ठीक है, वो उसको कैंसिल कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।